हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार। स्टूडेंट्स, उम्मीद है फिजिक्स आप एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेविटेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। क्लासिकल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुई, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। काफ़ी आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं ज़रूर कि सर आइजैक न्यूटन, एक एप्पल उनके सर पे आके गिर गया था, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन एक डिस्कवरी के रूप में बना कि कैसे ये एप्पल नीचे आया, क्यों ये नीचे गिरा, क्या हमारी नेचर में एक पर्टिकुलर फोर्स है जो सब ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, क्या ये फोर्स केवल अर्थ ही लगा रही है या और भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में जो लगाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक ऑब्जर्वेशन जो हमें मिला वो था ग्रेविटेशन। तो सर आइजैक न्यूटन की इसी डिस्कवरी को थोड़ा सा आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर का आइडिया थोड़ा सा नाइन्थ क्लास में भी दे दिया जाता है। नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया जाता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं आइजैक सर न्यूटन वाली कहानी भी आपने सुनी होगी। तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये लेक्चर मेरा जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स जो हैं साइंस साइड फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फाउंडेशन जो कंपटीशन के लिए लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन को, उनके लिए भी लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करा देंगे आपको। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं आगे। आज शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की बच्चे अपने एक क्वेश्चन से, व्हाट इज ग्रेविटेशन, जो कि चैप्टर का ही नाम हमने दिया है। एक्चुअली चैप्टर का नाम बुक्स में कुछ अलग अलग भी होता है। प्लेनेटरी मोशंस के नाम से भी हो सकता है, उपग्रहों की गति वगैरह के बारे में हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में हो सकता है, लेकिन चैप्टर ग्रेविटेशन इज द बेसिक टॉपिक, तो वहीं से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही शुरू होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। सर आइजैक न्यूटन की ही डिस्कवरी, जैसे कि अभी बताया हमने कि एप्पल उनके सर पे आके गिरा, वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बता रहा था कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जाता है। ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हों, छोटे ऑब्जेक्ट्स हों या लार्ज मासेस हों, सबके बीच में ये अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ही कहलाता है ग्रेविटेशन, यानी कि आकर्षण की जो ये प्रवृत्ति है जो ब्रह्मांड में सभी पिंडों के मध्य देखने को मिल रही है, सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ देखने को मिल रही है, यही है हमारी ग्रेविटेशन। तो इट्स जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन। बस इसके लिए जरूरी है मासेस, मास होना जरूरी है। मास अगर ऑब्जेक्ट के पास है तो डेफिनेटली टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन होता है। कभी हम इस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन को इजीली एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने छोड़ा, वो नीचे अर्थ पर गिरता है, सीधा सरफेस पे आते हुए नजर आता है। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने देखा था कि उनके सर पे एप्पल जब गिरा, वो इजिली दिख रहा है। तो अब मासेस तो और भी हैं अर्थ के ऊपर, छोटे मासेस भी हैं, आप और हम हैं, ठीक है, चेयर टेबल्स हैं, देयर आर वेरियस ऑफ मासेस। क्या उनके बीच में अट्रैक्शन, एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन मास कम होने की वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। जितना बड़ा मास होता है, जितना बड़ा द्रव्यमान होता है, उतना ही बड़ा ये आकर्षण होता है। ओके, तो ये आकर्षण का अनुभव होता ही इस बात पर है कितना बड़ा मास है। तो मास बेस्ड फिनोमेना है ये, जो ये एक्सपीरियंस किया जाता है। अब कितना फोर्स लगता है, क्या लगता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्व। ग्रेविटी क्या कहते हैं, कई बार सुना ना, ग्रेविटी इस प्लेनेट का ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी है, चाहे अर्थ है, मून है या कोई भी प्लेनेट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट बॉडी, जो भी पर्टिकुलर सेंटर की तरफ खींच रहा है, जैसे अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच रही है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो उसका ग्रेविटी है। हर एक पर्टिकुलर प्लेनेट का अपना एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, अपना एक आकर्षण होता है। ओके, उसी को ग्रेविटी कहते हैं। हर प्लेनेट का स्पेसिफिक वैल्यू होता है, उसमें कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है, चाहे अर्थ हो या मून हो। तो सर आइजैक न्यूटन की फर्स्ट डिस्कवरी थी, जो ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा हमें पता चला था व्हेन ही नोटिस्ड एन एप्पल फॉलिंग डाउन, जब एप्पल जो है नीचे गिर रहा था। तो बच्चों अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है दो ऑब्जेक्ट्स में। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का, कितना परिमाण होगा, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें लॉ के अंदर बताया न्यूटन सर ने। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर दो मासेस हमारे पास हैं m1 एंड m2, उनको सेपरेट करें हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर, ओके, तो उनके जो मासेस होंगे
उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा इसी बात पर डिपेंड करता है आपका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ही होगा मासेस के बीच में, ये बात कंफर्म है, लेकिन कितना होगा वो मास पे डिपेंड करेगा, कितनी दूर वो रखे गए इस बात पे डिपेंड करेगा। और एग्जैक्ट फिगर क्या निकलता है थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं m1 हमारे पास एक मास है, एक मास m2 है, ठीक है। दोनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेपरेट किया गया है इनको एक r डिस्टेंस पर। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कुछ बातों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज माई कलर ऑफ द पेन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कुछ बातों पर डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं दोनों मासेस m1 और m2 इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा मासेस होंगे उनका प्रोडक्ट उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा फोर्स उनके बीच में एक्सपीरियंस किया जाएगा। इनके बीच की दूरी यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जितना दूरी बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। ओके, जितना दूरी कम होगा फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्वायर टाइम्स होता है। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है हमारा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलती है m1 m2 एंड 1/r स्क्वायर। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे बच्चों तो यू विल गेट F प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ओके, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम हटाते हैं इक्वेशन में तो वी नीड टू टेक कांस्टेंट, एक नियतांक हमें लेना पड़ता है। तो कैपिटल G हमने यहाँ पे ले लिया और ये हो गया है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हमको मिल गया है यहाँ पर F इक्वल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ध्यान रहिए सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने लिया है, यहाँ पर डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब फोर्स का कंसीडरेशन करते हैं तो आर पे भी डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, वो आगे हम वेक्टर फॉर्म्स का बता देंगे। अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो सिंपल मैग्नीट्यूड होगा G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहां पर ये जो G है, G का अपना एक महत्व है, ये नियतांक है, लेकिन एक ये डायमेंशनल यानी कि विमीय नियतांक है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका स्पेसिफिक एक वैल्यू होता है हमारे पास, हमेशा इसका एक फिक्स वैल्यू जो मिल रहा है 6.63 10⁻⁻11। स्पेसिफिक इसका यूनिट भी होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, डायमेंशनल है, इसके बारे में अलग से मैं बात करता हूं कि ये जी क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन भी हम लोग दे देते हैं। कांस्टेंट होते हुए भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बात हम अलग से करते हैं। फिलहाल इस लॉ की जो हमने बात की, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। लॉ का सिंपल जो स्टेटमेंट है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर और इनवर्सली स्क्वायर होता है डिस्टेंस के। तो ये बेटा थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब आगे मैं चल रहा हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पर। कैपिटल जी को अलग से थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे बच्चों। इसकी डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ ही जाते हैं। हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, तो F इक्वल हमें मिला है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ओके, ये सिंबल ध्यान रहे कैपिटल जी ही लेना बच्चे। फिजिक्स में दो तरह के जी होते हैं, कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है। यहाँ पर कैपिटल जी की बात हो रही है, स्मॉल जी अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो कैपिटल जी हम ले रहे हैं तो कैपिटल जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बना लेंगे FR स्क्वायर और ये हो जाएगा m1 m2। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यहाँ पर जी का आपको मिल जाता है। इसी से हम इसका यूनिट भी बता सकते हैं, इसी से हम इसका डेफिनेशन भी बता सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन के लिए मैं मान लेता हूं कि मान लेते हैं जो मासेस हम सेपरेट कर रहे थे ना बच्चे, तो हम उनको मान लेते हैं दे मासेस आर ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि यूनिट मासेस है, एकांक द्रव्यमान है। एकांक द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम के दो द्रव्यमान हम लोगों ने लिए हैं और उनको सेपरेट किया है एक यूनिट डिस्टेंस पर। यूनिट डिस्टेंस का मतलब है 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने उनको रख दिया है। तो ये डिस्टेंस जैसे हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में तो आपको मिल जाता है G इक्वल F। ये G इक्वल F आने का मतलब यहां पर क्या है, ये हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रहा है। यहां से मिल रही है हमें G का डेफिनेशन कि अगर यूनिट मासेस को यूनिट डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जाएगा वही है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, एकांक द्रव्यमानों को जब एकांक दूरी पर रखते हैं तो उनके मध्य अनुभव होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा इसको समझते रहे अच्छे से। अब ये फॉर्मूला हमें मिल गया है, फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूले से डेफिनेशन भी हमें मिल गई है। डेफिनेशन लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहीं से अब इसका यूनिट भी बन जाएगा। यूनिट कैसे बनेगा, FR स्क्वायर है तो इसका यूनिट आप लिख दीजिए, यहीं से बना लेंगे ना बेटा।
तो यूनिट इसका अगर हम MKS यूनिट में चले तो लिख देंगे इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। CGS में भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको। फिलहाल डायमेंशन फार्मूला अगर बनाना हो तो डायमेंशन फार्मूला भी आप बना लेंगे। तो डायमेंशन बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका निकाल लीजिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं MLT-2। तो न्यूटन के लिए आप लिख दीजिए, M स्क्वायर है, M स्क्वायर के लिए आप इसको L स्क्वायर लिख दीजिए, और ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर लिख दीजिए इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा ये M-1 L³ एंड T-2। आई होप ये विजिबल है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो डायमेंशन भी पूछी जाती है अलग से भी ना, कई बार पूछ लेते हैं डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ लेते हैं। और कैपिटल जी की डेफिनेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस अच्छे से समझना है। ये कांस्टेंट है, जहाँ इसका मैग्नीट्यूड अभी जो मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 6.63 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब यही है कि आप कोई भी सेपरेट मासेस जो भी लेते हैं, आप डिफरेंट मासेस लेते हैं, उनके बीच को सेपरेट जो भी डिस्टेंस आप रखते हैं, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू रखने पर जी का वैल्यू हमेशा आपको यही मिलेगा। ये फिक्स वैल्यू होता है, तो इसीलिए कांस्टेंट है। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई है। आगे चलते हैं, अब स्मॉल जी की हम बात करेंगे। अभी कैपिटल जी हमने पढ़ा, अब स्मॉल जी की बात करेंगे। स्मॉल जी जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण हम कहते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी हमारी भौतिक राशि है। त्वरण सभी लोग जानते हैं, आप लोग, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में देखेंगे। कि मान लेते हैं M मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस की तरफ गिर रहा है। तो जब अर्थ की सरफेस की तरफ वो बेटा गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अब फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, यानी कि यहां वेलोसिटी कुछ होगा, यहां वेलोसिटी कुछ होगा, जैसे वो पास आएगा वेलोसिटी में चेंज उसके हो रहा है। तो ऑब्वियस है उसमें एक एक्सेलरेशन यहां डेवलप हो गया है, उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये त्वरण आया है, ये एक्सेलरेशन आया है, लेकिन किसकी वजह से आया है? ये ग्रेविटी की वजह से आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है। तो दैट्स व्हाई वी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चे, तो सिंपली यहां पर अगर फोर्स को भी डिफाइन करें हम, तो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा वो हो जाएगा M×G, जो इस पे यहां पे लग रहा है। और डेफिनेशन भी सीधा इसकी बन गई है, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो व्हेन अ बॉडी इज फॉलन टुवर्ड्स द अर्थ इट एक्सपीरियंस ए चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। यहां पे एक चेंज मिल रहा है, एक्सेलरेशन नहीं, इसको आप वेलोसिटी में कह लीजिए। ठीक है, इसको वेलोसिटी कहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यही हमारा एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ, इसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। हिंदी में अगर कहें, कोई ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी की सतह पर गिर रहा है तो उसके वेग में जो परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, वही वेग परिवर्तन की दर कहलाती है गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन एक्चुअली जो अटेन किया जा रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी वजह से हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये लार्ज बॉडीज जो भी होंगी, एक्सेलरेशन जितना बड़ा होगा, एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लार्ज बॉडी, जितनी भी बड़ी होंगी बॉडीज, आसानी से एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया जाता है। इस एक्सेलरेशन की स्पेसिफिक वैल्यू जो हम पढ़ते हैं जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हम एवरेज वैल्यू है जो थियोरेटिकल पर्पस के लिए हम हर जगह ले लेते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है, तो ये एवरेज वैल्यू के तौर पे हम लेते हैं। लेकिन जी की वैल्यू में भी वेरिएशन होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं हम, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदलती रहती है। बहुत सारे वेरिएशन के इसके तरीके हैं जिससे हम इस वेरिएशन को समझते हैं। अर्थ के शेप की वजह से भी होता है, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी के वैल्यू में चेंज हो जाएगा, अर्थ के नीचे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, रोटेशन की वजह से भी अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो इस चेंजेस को हम थोड़ा स्टडी करेंगे अलग से। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए स्मॉल जी है क्या, और कैपिटल जी जो हमने पढ़ा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी अब ये अगला टॉपिक समझ पाएंगे जिसको हम लेके जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी के लिए रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं।
तो कंसिडरेशन हम वही कर रहे हैं कि मान लिया अर्थ है हमारे पास, ठीक है, अर्थ का कुछ स्पेसिफिक मास हम लोग मान लेते हैं बच्चे, अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम या एम ई मान लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ, और एक हम स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एम मास का, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना, दैट इज फॉलिंग डाउन, जो अर्थ की सरफेस पर गिर रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ऑब्वियस है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इस कंडीशन में फोर्स की डेफिनेशन से हम लोग चलें तो फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, हम लिखेंगे इसको m इंटू जी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर g हुआ जैसे कि हमने पढ़ा, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है F इक्वल एम जी, सिंपल फोर्स की डेफिनेशन से। अब ध्यान रख करो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ा है, न्यूटन के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर इस फोर्स को डिफाइन करें तो वो दोनों मासेस पे डिपेंड भी कर रहा है, वो डिपेंड भी कर रहा है इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। इसका सेपरेशन डिस्टेंस हम मान लेते हैं सेंटर से जो है वो r है फॉर एग्जांपल। तो इस केस में न्यूटन के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग, जो कैपिटल G की टर्म्स में फोर्स होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कैपिटल M ई एम ओवर आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, न्यूटन का लॉ कहता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, F इक्वल G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रख दिया। तो ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर बन गई हैं, दोनों ही फोर्स की इक्वेशंस हैं, यानी कि फोर्स एक स्मॉल जी की टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है और एक कैपिटल जी की टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें, दोनों एफ के ही वैल्यूज हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा एम जी इक्वल कैपिटल जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। ओके बच्चे, तो यहां से स्मॉल एम की वैल्यू से ये हो जाएगा फ्री, यानी कि जो मास गिर रहा है उस पर क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्मॉल जी का वैल्यू यहां पर आपको मिलेगा कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ध्यान रहिए ई कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, स्मॉल ई ये सिंबल है सिर्फ मास ऑफ द अर्थ इंडिकेट करने के लिए। तो जी एम ओवर आर स्क्वायर, यहां पर ये स्मॉल जी का वैल्यू आ गया है, और जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन ये बता रहा है किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है। अब अगर अर्थ का मास हमारा कांस्टेंट है तो यहां से एक रिलेशन और मिलेगा हमको, अर्थ का मास अगर कांस्टेंट है और कैपिटल जी भी कांस्टेंट है तो स्मॉल जी सीधा सीधा आपका यहां पर डिपेंड कर जाएगा, इनवर्सली डिपेंड कर जाएगा आर स्क्वायर पर। तो यहां से ये भी थोड़ा पता चल रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होने वाला है। आगे पढ़ेंगे इसको भी, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई हो। तो आगे हम चल रहे हैं बच्चों, वेरिएशन इन जी की वैल्यू में वेरिएशन किस तरह से होता है, स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स के तहत इसको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर भी जी का मान बदलता है। पृथ्वी की सतह को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो एक्चुअली टोटल अर्थ का जो शेप है वो राउंड नहीं है, कंप्लीट राउंड नहीं है, वो एक ओवल शेप होता है। ओवल शेप होकर के यानी कि ऊपर से थोड़ा चपटा होता है, फ्लैट होता है ना, और इस तरह से शेप होता है। और एक थोड़ी ज्योग्राफी इसकी आप अगर ध्यान रख लें, थोड़ा ज्योग्राफी अगर अर्थ की थोड़ा देख लें, 1 सेकेंड, अर्थ की ज्योग्राफी थोड़ा ध्यान रखें तो एक पर्टिकुलर इक्वेटर, जिसको हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं हिंदी में, ये एक तरह का 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, या एक सर्कल कहें या लाइन कहें, जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ओके, इक्वेटर। तो अब इक्वेटर पे जो रेडियस देखें हम, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस देखें, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो होता है, इसको हम कह देते हैं आर ई क्यू। इसकी अर्थ की शेप की वजह से अब ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ अगर हम देखें, एक नॉर्थ पोल है और एक हमारा साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल की अगर हम देखते हैं तो यहां पर अब रेडियस में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, इसको हम पोलर रेडियस या ध्रुवीय त्रिज्या हम बोल देते हैं, जो पोल की तरफ है। तो ये ऑब्जर्वेशन इस शेप की वजह से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा मिलता है पोलर रेडियस से। ओके, तो पोल की रेडियस थोड़ी कम हो जाती है शेप की वजह से इक्वेटर के कंपैरिजन में। अब जहां तक अब जी की बात है, हमने जी का अभी फॉर्मूला वो पीछे पढ़ा है, जी बताता है आर पे डिपेंड करता हुआ, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ओके, अगर कैपिटल जी और मास अर्थ का कांस्टेंट है, तो मास हम अर्थ का कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं और जी कांस्टेंट है ही, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, अब इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होना चाहिए खुद आप इस एक्सप्रेशन से सोच सकते हैं, क्योंकि आर जितना बड़ा होगा जी का वैल्यू कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इक्वेटर पे जो जी है वो आपको मिलने वाला है मिनिमम, कम मिलेगा क्योंकि आर इक्वेटर पर ज्यादा है,
और पोल पे अगर आप देखेंगे तो पोल पे रेडियस थोड़ा सा कम है, तो यहां पर जी जो होगा वो मिलेगा मैक्सिमम। वो सिंपल सा है कि लॉजिक यहां पर कि अगर आप अर्थ के इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, जी का मान अधिकतम मिलेगा ध्रुवों पर, पोल पर, और न्यूनतम मिलेगा आपको इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो अब जी का मान मिनिमम है तो सीधा सा मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहां पर कम मिलेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ लगाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी कम ही लगाएगी, और ध्रुवों पर फोर्स क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ओके, एक ये रीजन है। और इसी रीजन की वजह से और कुछ और रीजंस की वजह से भी जो हमारे जनरली रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह हैं वो इक्वेटर से ही ज्यादातर छोड़ने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमें कम से कम सामना करना पड़ता है। ओके, पोलर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है। तो यहां से जो हमें मिल गया है ये वैल्यू, तो जी जो है हमारा इक्वेटर पर होगा कम और जी जो होगा पोल पे होगा ज्यादा। तो इसको थ्योरेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं कहां जी ज्यादा है, कम है और क्यों होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इस तरह से जी वेरी करता है। ठीक है, जैसे 9.8 डिग्री की जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो बात हम लोग कर रहे थे वो एक एवरेज वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, वो 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लेते हैं। ओके, इसकी बात अभी करेंगे बात। अगला वेरिएशन हम ले रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, अर्थ की सरफेस से ऊपर भी जी के वैल्यू में वेरिएशन संभव है। ये भी बिल्कुल इसी फैक्टर से ही डिपेंड करेगा। अभी जो हमने पढ़ा, जी जो है आपका इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर, आर स्क्वायर पर। ठीक है बच्चे, अब आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो अब यहां से हम इसको देखें, अर्थ का भी रेडियस कुछ मान लो पहले। तो यहां पर ना अर्थ का रेडियस आप मान लीजिए आर ई, अर्थ का रेडियस है। अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पर, मान लेते हैं एच हाइट पर, हम अपने किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं। तो अब इसमें वेरिएशन किस तरह से होगा, वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो थोड़ा हम देखने वाले हैं। फिलहाल हमें इस एक्सप्रेशन से इतना आइडिया तो लग ही रहा है कि आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू कम हो जाता है। थियोरेटिकली इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव हम करते हैं, इसको चीज को प्रूव करते हैं कि हाँ कैसे जी का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर। ओके, तो इसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन लेंगे। सबसे पहले एक अपना जनरल वैल्यू हम जी मान लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और एक वैल्यू हम अर्थ की सरफेस से किसी भी ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मान लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर हमारा एम मास है जो ऊपर जहां लेके गए हैं, वहां कुछ जी का वैल्यू है, उसको हम जी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस। ठीक है, तो ऑन सरफेस अगर जी का वैल्यू लिखोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूले से सीधा चले, स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन से आप चलिए, तो ये हो जाएगा जी इंटू एम ई ओवर आर ई प्लस एच। आर ई प्लस क्यों करेंगे, सेंटर से हम अट्रैक्शन लेते हैं ना, तो आर ई हमने रेडियस मान लिया है अर्थ का, और प्लस एच हाइट पर, सॉरी एच हाइट पर अभी हम गए नहीं है, एच हाइट पर हम गए नहीं, अभी सरफेस पर हैं, तो जी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो आर ई रेडियस माना हुआ है, तो जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 ऑन सरफेस। अब चलेंगे एट हाइट एच। अब अगर हाइट पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो अब जी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, जी डैश हो जाएगा। इस जी डैश हो जाएगा, इस जी डैश के वैल्यू को फिर से आप अपने स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन से अगर लिखेंगे तो अब की बार लिखेंगे इसको आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को कंपैरिजन में ले लें, तो इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा यहां पर जी डैश ओवर जी इक्वल, कैपिटल जी का जो वैल्यू मिल रहा है ये मिलेगा जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन ये मिलेगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो यहां से जी एम ई तो जी एम ई कट जाएगा बेटा, आर ई स्क्वायर नॉर्मल मैथमेटिकल रूल से अगर देखें, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा यहां पे देख लीजिए बच्चे, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको जी डैश ओवर जी इक्वल आर स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जो सेकंड हमारा फ्रिक्शन था उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला गया है और मिडिल का मिडिल में मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये जी डैश ओवर जी हमारा आ गया है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा एक काम और करेंगे, इसमें हल्की सी मैथमेटिक्स और सॉल्व करेंगे। इस अपने डिनोमिनेटर से
नीचे जो हर है इसमें आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। इस आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर को भी हम कट कर देंगे। एक सिंपल थोड़ा सा हमने इसको कर दिया है बच्चे। ये करने से थोड़ा सा ना इक्वेशन हमारी समझ में इजी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा जो बचा है 1 अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर ई बच जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि बराबर किसके आ रहा है, जी डैश ओवर जी के आ रहा है। अब इसको आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए और एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर आर ई होल पावर -2 हो जाएगा जब ऊपर इसको लेके जाएंगे, और मल्टीप्लाई कैपिटल जी भी है। ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर मिल गया। इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा और सॉल्व आपने करना होगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय होती है बेटा अलजेब्रा में, उसी का हम यूज करेंगे। एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है, उसकी थ्योरम की कुछ मैं चीज दिखा देता हूं आपको। अगर 1 प्लस एक्स का होल पावर n है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस n इंटू एक्स एक सीरीज बनता है। ठीक है, एक सीरीज बन जाता है। इसी सीरीज को यहाँ पर यूज करते हुए थोड़ा आप चलेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं, पहले आपको ये थोड़ा सा दिख जाएगा। ओके बच्चे, तो अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है जी डैश इक्वल, अपनी बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम तो ये जाएगा 1 माइनस 2h ओवर आर ई, और प्लस कुछ आगे हायर ऑर्डर टर्म्स भी मिलेंगे आपको, यहाँ हायर ऑर्डर टर्म्स भी मिलेंगे और इनटू जी आ जाएगा। हायर ऑर्डर टर्म्स को आप कर देंगे अवॉइड, तो ये जी डैश इक्वल आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2h ओवर आर ई। ओके, एंड मल्टीप्लाई में आपको मिल रहा है जी। ये 1 जो है अलग है थोड़ा सा, इसको मैं ये ऐसे है। ठीक है, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे h का वैल्यू बढ़ेगा, 1 में से वैल्यू कम होगा, और 1 में से वैल्यू कम होगा वो स्मॉल जी में मल्टीप्लाई करेगा, तो स्मॉल जी जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें सीधा पता चल रहा है कि हमारा जो वैल्यू है स्मॉल जी है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पर जाने पर किस तरह से वेरिएशन होता है जी में। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे थोड़ा सा ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप तो अच्छे से इसको समझ पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट में कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे वेरिएशन होगा, ड्यू टू रोटेशन कैसे वेरिएशन होगा, और आगे के फर्दर जो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। इन एक्सप्रेशंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये जो डेरिवेशन है ये आता है करने के लिए, है ना, अबव द सरफेस या बिलो द सरफेस या ऑन द सरफेस, इनमें से कुछ ना कुछ एक डेरिवेशन जरूर आ जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। होप यू एंजॉयड, थैंक यू।